अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़े दिनों बाद हम आपसे फिर मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अब सोच रहा था मैं कि अब सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो अब मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक पूरे चैप्टर का वन शॉट रिविजन्स बनाया करेंगे और जिससे आपको सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँगे। यहाँ पे अभी आप सुन रहे होंगे कि बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रहे होंगे, उसको आप थोड़ा-सा नेग्लेक्ट कीजिएगा क्योंकि बिज़ी भी होता हूँ यहाँ से, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? बैकग्राउंड म्यूज़िक उतना आपको परेशान तो नहीं करेगा, होप करता हूँ उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से बताता हूँ कि 11th क्लास का यूनिट नंबर फर्स्ट है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे आप, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी को एक फुल वन शॉट रिवीजन में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और जिसको भी कोई कन्फ्यूजन होगा उसको फिर इंशाल्लाह वो इसको पढ़ने से दूर होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता ही है, जैसे कि आप देख रहे हो, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो खुद प्रिपेयर किया मैंने और इसमें से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क यूनिट का नाम है। तो यहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, लिखे हैं कि इसमें हमें क्या-क्या करना है। असल में 2-3 पॉइंट्स हमें देखने हैं। पहला पॉइंट हमें देखना है इसमें, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, पहला हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है ना? तो सिंपल है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें पहला इसमें से तो जो है पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा? ये हमें इसमें देखना है, व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हमें इसकी नीड देखनी है कि इसकी नीड क्यों है। तीसरा हमें देखना है कि इसको बनाया किसने, हू मेड इट। और चौथा इसमें देखना है कि किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है ना? हाउ इट वाज़ मेड, ठीक है ना? तो इसको किस तरीके से बनाया गया है, ये भी हमें देखना है। और लास्ट में इसमें देखना है कि इसके पीछे कुछ स्टोरीज़, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलो टाइम ज़ाया ना करते हुए हम पहले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? है क्या ये? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है। जिसको भी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी ये क्लास देगा तो वो इसको अच्छे से समझ पाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन फिर उसको आगे जाके नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले जैसे लिखा है कि कुछ-कुछ मेन पॉइंट्स आप लिखोगे। सर ये है बेसिक रूल्स, क्या है ये? सेट है। लेकिन किनका है सर सेट? सर सेट है ये बेसिक रूल्स का। फिर से लिखेंगे सर सेट ऑफ बेसिक रूल्स। यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ, बेसिक रूल्स का ये सेट है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको समझना है, बेसिक रूल्स का ये बेटा सेट है। तो इसमें समझना क्या है, बेसिक रूल्स और दूसरे रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स। अब दोनों को समझेंगे अच्छे से, वी विल अंडरस्टैंड इट वन बाय वन कि है क्या असल में, ठीक है ना? बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। असल में ये जो रूल्स है ना और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं असल में हाउ अ कंट्री इज रन, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? हाउ अ कंट्री इज रन। किस तरीके से एक कंट्री को चलाएंगे, किन उसूलों पे एक कंट्री को चलाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बोलता है, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले अगर बात करेंगे, इसमें हमें देखना है कि ये असल में गाइड करता है। क्या करता है? इट गाइड्स। टर्म जो मैं लिख रहा हूँ ना, इनको नोट डाउन कीजिएगा। इट गाइड्स हाउ अ कंट्री इज गवर्नड। ये गाइड करता है कि सर एक कंट्री जो है ना, किस तरीके से इसको गवर्न किया जाएगा। गवर्न का यहाँ पे मतलब है किस तरीके से वहां पे रूल चलेगा, ठीक है ना? किस तरीके से वहां पे रूल चलेगा। हाउ अ कंट्री इज गवर्न, कैसे एक कंट्री को गवर्न किया जाएगा। दैट मीन्स गवर्न करने का यहाँ पे मतलब अगर आपको समझना है, गवर्न करने का मतलब है कि हाउ लीडर्स वर्क। पहला पॉइंट, गवर्न करने का मतलब क्या है? हाउ लीडर्स वर्क। सर लीडर कैसे वर्क करेंगे? गवर्न करना आप समझ लेना, सर ब्रॉड टर्म है, इसको समझेंगे। हाउ लीडर्स वर्क, सर लीडर कैसे यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है ना? पहला पॉइंट। और दूसरा इसमें ये है कि हाउ लॉज आर मेड, किस तरीके से एक कंट्री में लॉज को बनाएंगे। हाउ लॉज आर मेड, कैसे हम लॉज को बनाएंगे, तो यहाँ पे समझ लेना हाउ लॉज आर मेड। कभी कभी इसमें ये डॉट्स चले जाते हैं तो आप इसको
जो है नेग्लेक्ट कीजिएगा, इसको समझने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या सर, ये असल में है बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंट्री को कैसे रन किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें आप याद रखोगे कि ये असल में गाइड करता है कंट्री को कैसे वो गवर्न किया जाएगा, हाउ टू बी अ कंट्री टू बी गवर्नड। गवर्न में मीन्स कि हाउ लीडर्स वर्क एंड दूसरा हाउ लॉज आर मेड इन द कंट्री। तो ये दो पॉइंट्स आपने समझे होंगे, ठीक है। तो ये पहले दो यहाँ पे आप जो है पीपीटी में भी देख रहे हो कि पहले दो पॉइंट्स हमने यहाँ से देखे। तो अब इसमें ये है कि दूसरा पॉइंट कि इसमें इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये सुप्रीम लॉ को पहले समझेंगे, ये सुप्रीम लॉ कैसे है, ठीक है ना। सुप्रीम लॉ को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ नोट्स लिखेंगे, ठीक है ना। सुप्रीम लॉ पॉइंट क्या मैंने बोला सर, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, रिमेंबर इट। तो लिखेंगे क्या मैंने बोला, इट इज द सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ, ठीक है ना, सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ कहने का मतलब क्या है सर, सुप्रीम लॉ का मतलब है ऑल लॉज मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ एनी लॉ गोज अगेंस्ट इट इट बिकम्स इनवैलिड। सुप्रीम लॉ मीन जितने भी एक कंट्री के लॉ है ना, उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन। सो फॉलो किनको करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को। फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन को करना है, कॉन्स्टिट्यूशन किनको सर, जितने भी लॉज हैं, ऑल लॉज ऑफ द कंट्री, ऑल लॉज। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा सर, फिर क्या होगा सर, द लॉ विल बी इनवैलिड, सर इनवैलिड होगा। इसमें एग्जांपल एक लेंगे, कभी कभार क्या होता है, कुछ मिनिस्टर्स रूल्स बनाते हैं, उनको चैलेंज करने वाले होते हैं, वो कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये लॉ जो बना है ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, उसको क्या किया जाता है सर, उसको उसी टाइम इनवैलिड करार दिया जाता है और उसको वहां से जो है हटाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने ये समझा होगा। एग्जाम्पल अगर हम एक देंगे, जैसे कि स्कूल रूल्स होते हैं ना, स्कूल रूल्स कंट्रोल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन किसको, जैसे स्कूल के रूल्स किसको कंट्रोल करते हैं, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, वैसे ही आपको समझना है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंट्रोल करता है किसको बेटा, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आपने ये समझा होगा। तो ये पहला आपने यहाँ पे जो है समझा होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे प्रोसेस इंक्वायरी वगैरह अभी हम देखेंगे, बेसिक इंक्वायरी वगैरह का। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन एज रूल बुक, इसको ऐसे समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन एज रूल बुक। दूसरा स्लाइड क्या बोलता है, यहाँ पे आप जो है इसको मैं जूम करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन एज रूल बुक। पर्सनैलिटी पे कलर्स ये अभी देखेंगे, इसमें भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पे रूल बुक, ठीक है ना। स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2, S2 लिखूंगा मैं, स्लाइड 2। स्लाइड 2 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रूल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन एज रूल बुक, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन एज रूल बुक, समझेंगे। The Constitution works like a rule book of a country. It is similar to school rules. ये कैसे काम करता है, ये करता है just like the rule books, जैसे स्कूल में रूल्स हैं, like a school rules लिखेंगे। It works like school rules, जैसे स्कूल के रूल्स होते हैं, like स्कूल रूल्स, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग ये करता है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बेटा, ये वर्क करता है। Ensures discipline and fairness, पहला पॉइंट सर, इंश्योर क्या करता है, अगर ये रूल बुक है, ये इंश्योर क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये डिसिप्लिन इंश्योर करता है सर, हर एक में डिसिप्लिन आना चाहिए। डिसिप्लिन जैसे स्कूल में डिसिप्लिन, वैसे इधर भी। और दूसरा फेयरनेस, फेयरनेस मीन्स फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब क्या है सर, फेयरनेस का यहाँ पे आपको समझना, भेदभाव ना हो, हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाए, जस्ट सबको मिले। और इसमें से जैसे इससे क्या होगा सर, ओवरऑल इससे एक जो सोसाइटी है ना वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, स्टेबल रहेगी, दंगे फसाद ऑर्गेनाइज्ड रहे, दंगे फसाद नहीं होंगे। होप कि आपको ये समझ आया। ओके, एग्जाम्पल इसके अगर हम देखेंगे, विदाउट रूल्स क्या होगा, कंफ्यूजन, फाइट्स एंड इनजस्टिस। अगर अच्छा यहाँ पे आपको समझना है, आपको एग्जांपल लेना है, अगर एक कंट्री है जहां पे रूल नहीं होंगे, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, विदाउट रूल्स, फिर वहां पे सर क्या होगा सर, अगर विदाउट रूल कहीं पे ये होगा, वहां पे पहले नंबर पे क्या होगा सर, कंफ्यूजन होगा,
लोगों के बीच में कंफ्यूजन होगा, पता ही नहीं होगा किसको क्या करना है, ठीक है ना, होगा ये गवर्नमेंट कौन चलाएगा कैसे, आपस में लोग पावर के जो है लालच में फाइट्स करेंगे, फाइट्स के बाद जो है जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोरों पे जुल्म करके इनजस्टिस करेंगे, इनजस्टिस, तो ये होगा इनजस्टिस करेंगे विद रूल्स। अच्छा, अब अगर यहाँ पे समझना है दूसरा सर, अगर अब रूल्स होंगे, क्या होंगे, रूल्स होंगे विद रूल्स, विद रूल्स क्या होगा सर, विद रूल्स जो ये फंक्शन करेगा ना वो करेगा स्मूथ फंक्शन, अच्छी तरीके से सब कुछ चलेगा, स्मूथ फंक्शन होगा, स्मूथ फंक्शन होगा, स्मूथ फंक्शन होगा, ठीक है ना, और पीस होगा, पीस अमन, पीस होगा, और ऑर्डर मेंटेन होगा, तो ये चीजें रूल्स के साथ होंगे, ठीक है ना। होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। तो अब ये हमने देखा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, एक मिनट आप दीजिएगा जब तक मैं ये देखता हूं कि इसमें ओके। अब मसला है इंपॉर्टेंस से पहले हमें क्या करना है, हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें देखना है जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, दैट इज व्हाई वी नीड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सर आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती क्यों है, ठीक है ना, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, तो इसको समझो। सो पहले मैं लिखूंगा नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, पहला पॉइंट आप लिखोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, क्योंकि ये सबसे पहले मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, सो मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है बेटा। अब इसमें हमें समझना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, इट कीप्स सोसाइटी पीसफुल और यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक तो सोसाइटी पीसफुल होगी, क्या होगी सर, पीसफुल सोसाइटी होगी, समझ लेना अच्छे से, सो सोसाइटी पीसफुल होगी, और दूसरा सोसाइटी होगी ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होगी, आया बेटा समझ। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि ये नीड क्यों है, पहला पॉइंट समझ आया होगा, नीड इसलिए है इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर, प्रिवेंट्स मिसयूज, एक मिनट दीजिएगा आप, एक मिनट प्लीज, एक मिनट दीजिएगा। तो क्या मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था आपसे कि ये प्रिवेंट करता है, ये रोकता है पावर को मिसयूज होने से। इसका क्या मतलब है, इसका यहाँ पे अब मतलब देखेंगे कि ये किस तरीके से इसको रोकता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट कैन नॉट बिकम द डिक्टेटोरियल। अगर हम देखेंगे ना सर, गवर्नमेंट डिक्टेटर नहीं बन सकती है यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में ये होते हैं, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि मैं डिक्टेटर बनूं, मैं क्या करूं, मैं डिक्टेटर बनूं और हमेशा मैं क्या करूं, जो है खुद ही रूल करूं, मुझ में कोई चेक करने वाला नहीं होना चाहिए, नो द लेजिस्लेचर, नो एग्जीक्यूटिव, नो जुडिशरी, ओनली द वन गवर्नमेंट, हमेशा ये लालच के भूखे होते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि गवर्नमेंट कैन नॉट बिकम द डिक्टेटोरियल बिकॉज पावर्स आर लिमिटेड, गवर्नमेंट के पास पावर्स लिमिटेड होते हैं। तो लिखेंगे शॉर्ट में हम यहाँ पे गवर्नमेंट कांट बिकम डिक्टेटोरियल, क्यों, बिकॉज शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि पावर जो गवर्नमेंट के पास होता है ना बेटा, वो लिमिटेड होता है, चक होता है ना पावर का, जैसे मैंने पढ़ाया भी है, ये लिमिटेड होता है, ठीक है ना, पावर क्या होता है, लिमिटेड होता है। एक और आपको समझना है, वो है तीसरा रीजन कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वो इसलिए है इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, प्रोटेक्ट द राइट्स। समझो अब ये क्या करता, क्या है समझ लेना, प्रोटेक्ट द राइट्स। सर समझना हमें ऐसे है, इसमें ये होता है सबसे पहले कि जितने भी सिटीजन्स हैं, क्या है, सिटीजन्स एक कंट्री के, उनके पास होते हैं फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन्स के पास क्या होते हैं, जिनको शॉर्ट में हम लिखते हैं एफ आर्स,
फंडामेंटल राइट, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है 6 फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू फ्रीडम है, इक्वालिटी है, रिलीजन है, कल्चरल राइट है, एजुकेशनल राइट है, ये सारे हैं, ठीक है ना। तो इनको इनकी प्रोटेक्शन लेती है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इनकी प्रोटेक्शन मिलती है, जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें फिर आगे पढ़नी है, ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन असल में दो चीजों को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आप लिखोगे, जो ये चौथा लिख लेना आप, चौथा पॉइंट आप शॉर्ट में लिखोगे सर, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोटेक्ट्स बोथ, इट प्रोटेक्ट्स बोथ, जो कि हमने अभी ऊपर से देखा, ये प्रोटेक्ट करता है दोनों को, इट प्रोटेक्ट्स बोथ, समझ लेना किस किस को प्रोटेक्ट्स बोथ। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, सॉरी सॉरी, जहां पे थोड़ी सी गलती हो गई। एक तो ये प्रोटेक्ट करता है किसको, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक तो ये करता है लोगों को, प्रोटेक्ट पीपल, वन इट इज प्रोटेक्ट पीपल, एंड दूसरा इट प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। डेमोक्रेसी का जो असल में मेन मुद्दा मकसद है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही फुलफिल होता है, समझ लेना इसको, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही फुलफिल होता है। होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ मूव टू, जैसे यहाँ पे लिखे हैं स्लाइड नंबर 6 पे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। सर अब ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे समझोगे, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है ना, वो है इट गिव्स स्टेबिलिटी। सर इससे स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी को समझेगी कि सर स्टेबिलिटी से क्या मुराद है यहाँ पे? गवर्नमेंट रन स्मूथली इवन व्हेन लीडर चेंज। सर अगर लीडर चेंज भी होंगे ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट रन स्मूथली करता है, कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट बेटा स्मूथली चल सकती है, स्मूथली चलती है कौन सी? गवर्नमेंट, ठीक है ना। एक मिनट आप दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्मूथली चलती है। स्मूथली कब चलेगी सर? एक गवर्नमेंट चेंजेस, अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है ना, तो कोई मसला ही नहीं है, कोई दंगे फसाद नहीं होते, तो स्टेबिलिटी के साथ चेंज होता है। अब पॉइंट नंबर दो क्या है? इट एंश्योर्स जस्टिस, एंश्योर्स जस्टिस, जस्टिस, एंश्योर जस्टिस। जस्टिस से क्या मुराद है? जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, लॉज आर अप्लाइड फेयरली टू एवरीवन, ये होता है इक्वल, लेकिन आपको समझना है जस्टिस ऐसे, मैं फिर से एक एग्जांपल दूंगा सर। जस्टिस से ये मुराद है कि जो समाज के पिछड़े तबके हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको, टर्म ही मैं भूल गया, उनको बोलते हैं जो पोवर्टी से भी नीचे हैं, उनको बोलते हैं, जो कि जैसे दो लो कास्ट के दलित्स वगैरह होते हैं, मार्जिनलाइज्ड। ओके टर्म याद आ गई, मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड। वो ये कौन से होते हैं सर? ये वो लोग होते हैं जिनको सोसाइटी ने बहुत ही पीछे छोड़ा होता है, कुछ चीजों की वजह से, जैसे इनका कास्ट कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनके पास जो है उतने राइट्स वगैरह नहीं होते हैं सर। इनका जो है रिलीजन की वजह से इनको पीछे रखा गया होता है, इनका जो स्टेटस होता है सोसाइटी में, इकोनॉमी वगैरह कम होती है सर। इनके साथ जस्टिस हो, जस्टिस मीन्स कि इनको दिया जाएगा समथिंग स्पेशल। स्पेशल मीनिंग जैसे रिजर्वेशंस की बात होती है, रिजर्वेशंस, ठीक है ना। तो ऐसे इनको दिया जाता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन, शेड्यूल स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन, ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन। तो हर एक के लिए जो रिजर्वेशन है, ये जस्टिस को, अच्छा ये कहाँ पे है सर? इट इज ऑल रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द रीजन व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। सो टिल नाउ वी
have know about the two reasons. One is the it brings the stability. It runs the government smoothly. By the constitution we can run the government smoothly even if the government gets changed. इसका कोई फर्क फिर नहीं पड़ता है. So ensure justice. Justice इससे आता है. Justice means कि जो भी सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो कि डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनको क्या किया जाता है, जो कि कास्ट के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, कलर के बेस पे हो, क्रीड के बेस पे हो, जेंडर के बेस पे हो, उनको रिजर्वेशंस दी जाती हैं ताकि उनके साथ जी जस्टिस हो. तीसरा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर. इट क्रिएट्स ट्रस्ट, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ सर. ये क्रिएट करता है ट्रस्ट. क्या करता है? ये क्रिएट करता है ट्रस्ट. किनके बीच में? अमंग सिटीजन्स. समझ लेना, अमंग सिटीजन्स. सिटीजन्स के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करता है. कैसे, आपको ये समझना है. अब यहाँ से जैसे जब लोग है ना, पिछले जमाने में क्या होता था, लोग बड़ा डरते थे गवर्नमेंट से, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो लोग है ना, वो फील करते हैं सेफ. लोग क्या करते हैं? दे फील नाउ सेफ. किनसे? गवर्नमेंट से. सर कोई डर नहीं. उनको पता है देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द सुप्रीम लॉ, सुप्रीम देन द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट अगर कल को कुछ गलत भी करेगी ना, आई कैन रिजॉर्ट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मैं उनको फिर पकड़ सकता हूँ. सो फील सेफ बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक इंसान के राइट्स रखे हैं जो कि गवर्नमेंट को फुलफिल करने होते हैं. तो यहाँ पे ये मसला है, ठीक है ना. सो यहाँ पे सीधे तौर पे पता चलता है इट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फेयर एंड स्टेबल कंट्री. इससे हमें पता चलता है. अब एक और 7th स्लाइड है. इसमें टोटल कितने स्लाइड्स है? इसमें इसको हम दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे. आज पढ़ेंगे 10 स्लाइड्स, कल पढ़ेंगे इसके बाकी स्लाइड्स. तो सबसे पहले अब 10 जो है इसकी फंक्शंस वाली स्लाइड, ठीक है ना. अब हमें इसमें बेटा पढ़ना है फंक्शंस. यहाँ से आप साइड में देख भी रहे होंगे. फंक्शंस में क्या है? फंक्शंस में पहले हैं जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ये पढ़ेंगे. दूसरा इसमें हमें देखना है बेटा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, प्रोटेक्शन. अब सबसे पहले फंक्शंस की ही बात करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो. तो सबसे पहले हमें देखना है फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के. किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो पहला यहाँ पे आप देखोगे, पहला जो फंक्शन है, इसमें कलर का कुछ ये हो गया. तो पहला, ठीक है, जो पहला फंक्शन है वो क्या है? पहले फंक्शन की बात अगर हम करेंगे, वो है बेटा फंक्शंस व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डज. अच्छा, फंक्शंस क्या है सर? एक्चुअली फंक्शंस का मतलब है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या, व्हाट इट डज, करता क्या है, ये हमें इसमें पढ़ना है. पहला फंक्शन जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. क्या? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें समझनी है अच्छे से. सो स्ट्रक्चर में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं देयर मस्ट बी द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का क्या काम होगा? लेजिस्लेचर इसका काम होगा रूल बनाना, फ्रेम लॉज करना. दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिनको इम्प्लीमेंटिंग बॉडी भी बोला जाता है, इनका काम होता है ये इम्प्लीमेंट कराना. तीसरा होता है जुडिशरी, जिसका काम होता है उन पे नजर बेटा रखना, ठीक है ना, जुडिशरी का नजर रखना. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ दिस थ्री ऑर्गन्स. और यहाँ पे इसको बोलते भी हैं दिस इज एक्चुअली बैलेंस ऑफ पावर, और इसको बोलते भी हैं चेक एंड बैलेंस. क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस, क्योंकि ये एक दूसरे को चेक करते हैं. इससे ये कोई जो है पावर का गलत यूज मिसयूज नहीं करता है. ये होता पहला. दूसरा जो फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होता बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव पावर. पहले जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव पावर, ठीक है ना. डिस्ट्रीब्यूट पावर, अगर मैं इसको यहाँ पे देख सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट पावर आप यहाँ से भी फिर देख सकते हो. सो डिस्ट्रीब्यूट पावर दूसरा फंक्शन है इसका. इट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर. इट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर का क्या मतलब है सर? ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको भी समझेंगे. पहला पॉइंट आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूट पावर. असल में इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, इट इज नोन एज यूनियन ऑफ सिटीज. क्या नाम है इसका? पहले लिखेंगे यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट इज नोन एज यूनियन ऑफ सिटीज. सॉरी, यूनियन ऑफ सिटीज. क्या होता है यूनियन ऑफ सिटीज? यूनियन ऑफ सिटीज का यहाँ पे मतलब है हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है ना,
वो है फेडरल गवर्नमेंट, और वी कैन से इंडिया ने चूज किया है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? सो फेडरलिज्म इज टाइप ऑफ द वर्टिकल पावर शेयरिंग, आप लिख सकते हो, इट्स अ वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग। क्या होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग? सर जिसमें तीन जगहों पे पावर को शेयर किया गया होता है। कितने जगहों पे? तीन जगहों को पावर में शेयर किया गया। पहला जो होता है वो होता है सेंटर, सेंटर। दूसरा जो होता है वो स्टेट्स, और तीसरा जो होता है वो होता है लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे वर्टिकल ही है। दूसरा था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, जो मैंने ये बोला इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि सेंटर स्टेट के साथ कितना पावर शेयर करेगी। इसमें फिर जैसे हमारे पास लिस्ट होते हैं, वी हैव द यूनियन लिस्ट एक, वी हैव द स्टेट लिस्ट, एंड वी हैव द कंक्यूरेंट लिस्ट। होता क्या है इसमें? कंक्यूरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारे आइटम जितने भी हैं, सब्जेक्ट जो है वो सेंटर के ये पास होते हैं। जैसे हर एक फील्ड में जो भी लॉ बनाएगा ना वो सेंटर बनाएगा। दूसरा स्टेट, और स्टेट में कंक्यूरेंट में ये दोनों। फिर होता है एक रेसिडुअरी पावर में, वो जो दूसरा लंबा कंसेप्ट है उस पर अभी आपको नहीं जाना है। तो फिलहाल के तौर पे फंक्शन मैंने ये भी आपको आपसे बोला। अब एक और फंक्शन आपको समझना है यहाँ पे। वो फंक्शन क्या है बेटा? वो फंक्शन नंबर तीसरा है। फंक्शन इसका तीसरा है, जो कि आपको पता ही है, जो अभी हमने देखा भी था। ये प्रोटेक्ट करता है इंसानों के, ह्यूमंस के क्या? फंडामेंटल राइट्स। एफआर को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने बोला था। एक और है, ये गाइड करता है, समझ लेना सर, ये गाइड करता है क्या? लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग प्रोसेस को ये गाइड करता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस को ये गाइड करता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? सर जैसे कि पार्लियामेंट में एक लॉ बनता है, कैसे बनता है? जैसे हमें पता है, एक कमेटी होती है, कमेटी को बोला जाता है कि आप रिपोर्ट अपना भेजिएगा। आप किसी को पहले किसी किसी अगर जैसे कि मैं बोलूंगा किसी एजुकेशन के सेक्टर में हमें कोई लॉ बनाना है, सो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है? कमेटी वहां पे भेजती है कि जो कि सारे एरियाज को स्टडी करते हैं। स्टडी के बाद कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके बाद उसमें से कुछ अपडेशंस वगैरह की जाती है। उसके बाद ये पार्लियामेंट में आता है, वहां पे बिल को डिस्कशन किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर वहां पे ये किया जाता है। फिर किसका साइन? प्रेसिडेंट का साइन, बाकी का साइन, फिर ये राज्यसभा में जाएगा। ये लंबी एक प्रोसेस है। तो ये सारे जो लॉ बनाने के जो ये प्रोसीजर्स है ना, इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिफाइंस हाउ लॉज विल बी फ्रेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ तक हमने फिलहाल इसमें फंक्शंस तक पढ़ा है। इंशाल्लाह कल अब हम बाकी इसमें पढ़ेंगे। तो कल इसका सेकंड पार्ट होगा, आज ये पार्ट फर्स्ट होगा, कल ये सेकंड पार्ट होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के वाले लेक्चर में। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इसको हम क्लियर करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को, वैसे ही दूसरे को भी, तीसरे को भी, तो फिर कोई जो है मसला नहीं होगा। इसमें सारे जो है ये आपको क्लियर किया जाएगा। चलिए दीजिए आज इजाजत, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह इन्हीं सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।